Hello, my dear friends. This is Ajay Mishra, and we are going to start our new discussion on biology. And this is class 5. और आज हम डिस्कस करेंगे आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे ह्यूमन लाइफ में, और क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का डिस्कशन पॉइंट जो है वो क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो है डाइजेशन क्या होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फिर डाइजेशन शुरू कहाँ पे होता है, माउथ का क्या रोल है, और माउथ में जो हमारे टीथ हैं, टंग हैं और सलीवा है, इनका क्या रोल है, और इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे। वॉइसोफेगस के बारे में थोड़ी बात जानेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में समझेंगे, लीवर के बारे में समझेंगे, पैंक्रियास और अपेंडिक्स के बारे में समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप इसको हैंडल करने में, मैनेज करने में काफ़ी आसानी फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज़ डाइजेशन। आपको पता होगा उस दिन हमने जब डिस्कशन किया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको कहा जाता है मैक्रो मैलिक्यूल्स, बायो मैक्रो मैलिक्यूल्स। अगर इनको हम छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं तो इनके लिए ज़रूरत होती है एंजाइम्स की। वो एंजाइम पे भी हमने डिस्कशन उस दिन किया था। तो ये जो बायो मैक्रो मैलिक्यूल्स हैं, इनको तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के, ताकि जो हमारी बॉडी है उनको यूज कर सके, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम कह देते हैं डाइजेशन। तो जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, है ना, वो हमारे फूड में पाए जाते हैं जो हम खाते हैं, और इनको हमारी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकती है, और इसलिए उसे छोटे छोटे टुकड़े में टूटना ज़रूरी होता है। और फिर हम इसे सिंपलर सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड में हम बदल लेते हैं, और फिर इसी को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस बायो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो सिंपल शुगर, आपने सुना होगा डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स, राइट, वो सारे छोटे 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 से मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं। फैट जो होता है वो हमारे फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। जो प्रोटीन होता है उसे फिर से अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है, और इस अमीनो एसिड को हमारे डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में यूज किया जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, अब चलते हैं, हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। जो ये सिस्टम है इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करता है, दिस इज इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स व्हिच देन पास इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो फूड है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेट करना। यानी हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स आ गए, हमारे पास जो अमीनो एसिड्स आ गया, इसको ब्लड स्ट्रीम ले जाती है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, यानी कि सेल के पास पहुंचाती है, और सेल इनको यूज करता है। तो यहां से डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को पचाता हुआ चला जाता है, और ब्लड उसको सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसी को कहते हैं जो सर्कुलेट करे पूरे बॉडी में किसी भी चीज को। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, ताकि वो आसानी से हमारी सेल्स यूज कर सके, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम उनको सेल तक पहुंचाता है। ये एक पिक्चर आप देखेंगे ध्यान से कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ से शुरू होता है हमारे माउथ से, और पहुंचता है हमारे स्टमक में, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता हुआ फिर जो वेस्टिस होता है वो बाहर निकल जाता है। इसको हम आगे थोड़ा ठीक से देखेंगे। तो फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जो फंक्शंस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन। फूड को हम इंजेस्ट करते हैं अपने मुंह में, जब हम खाते हैं, आपको याद होगा, अपने आप को खाते हुए पिक्चराइज करो आप, तो इंजेस्ट करते हो आप, मुंह में खाने को डालते हो, चम्मच से डालते हो, हाथ से डालते हो, या सीधा मुंह ही लगा देते हो थाली में, वो सब इंजेशन में ही
आता है। तो इंजेक्शन सबसे पहले होता है, उसके बाद फिर वो पहुंचता है और हमारे माउथ में शुरू हो जाता है उसका ब्रेकडाउन। ये जो ब्रेकडाउन होता है न्यूट्रिएंट्स का, ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनको छोटे छोटे टुकड़े में टूटना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर इसे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन होता है इन न्यूट्रिएंट्स का, सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होता है, और जो बचा होता है उसे rid द बॉडी ऑफ इनडाइजेस्टिबल रिमेन्स, उसे हम फीसिस के जरिए, फीसिस जो होते हैं, जो वेस्टेज मटेरियल होता है, उसे हम बाद में बाहर निकाल देते हैं जाकर के सुबह सुबह। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये इंजेक्शन से शुरू होता है, ब्रेकडाउन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर अल्टीमेटली एजेशन होता है, इसको बोलते हैं इजेशन। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका चारों प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले इंजेक्शन आता है, जिसको कहते हैं टेकिंग इन फूड। देखिए यहाँ से टेकिंग, हमने फूड ले लिया। फिर डाइजेशन शुरू होता है, माउथ में डाइजेशन शुरू होता है, फिर आके के स्टमक में डाइजेशन शुरू होता है, फिर आपके बचा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और काफ़ी बहुत छोटी सी मात्रा में कभी कभार लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, और लास्ट में उसका इजेक्शन हो जाता है, रिमूविंग एनी लेफ्ट ओवर वेस्ट। ठीक है, तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो सेल होती हैं उनको सर्कुलेटरी सिस्टम पहुंचा देता है न्यूट्रिएंट्स को, फिर अल्टीमेटली इजेक्शन होता है, बाहर निकल जाता है वेस्टेज मटेरियल। नाउ अब हमारे माउथ में जब शुरू होता है, पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम शुरू करते हैं माउथ को, जहाँ पे लिया जाता है। माउथ में तीन चीज़ें होती हैं, टीथ, सेलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग। तो हमारे माउथ में आप ध्यान से देखेंगे, ये टीथ आपके मुंह में ही है। आप देखो माउथ में आपने खाया, टीथ आया, फिर टंग आया, और सेलिवरी ग्लैंड्स आए। ये तीनों मिलकर के हमारे जो भोजन होता है, हमारा जो फूड होता है, उसको डाइजेस्टिबल बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बहुत कम, वो मुंह में ही उनका पचना शुरू हो जाता है। अगर आप एल्कोहल मुंह में रख लें तो वो जल्दी से वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे पच जाएगा। बहुत सारी मेडिसिन्स भी होती हैं जिनको चूसने के लिए दिया जाता है, वो भी माउथ में ही उनका डाइजेशन हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हमारा मुंह ही ले लेता है, और वहाँ पे हमारे डाइजेशन शुरू हो जाता है। टीथ क्या करता है, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, आप रोटी के, हो सकता है कुछ लोगों का आदत होती है बड़े बड़े टुकड़े खाने की, उसको करेंगे क्या, टीथ क्या करता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। बहुत लोग उसे कुचते नहीं हैं खाने को, तो उनके पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उन्हीं को, ऐसे लोगों को ही कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। टीथ क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े में, इसीलिए लोग कहते हैं 32 बार उसे कूचना चाहिए। 32 बार जब आप कूचते हैं तो वो एक तो टीथ उसे छोटे टुकड़े में कर देता है, दूसरा जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो उसमें काफ़ी कुछ तरीके से सलीवा मिक्स हो जाता है, और जो फूड होता है वो बोलस के फॉर्म में बन जाता है। बोलस क्या होता है, इस तरीके का मटेरियल, बॉल के फॉर्म में जब पूरा फूड मटेरियल हो जाता है, बॉल के फॉर्म में हो जाता है, उसे हम कहते हैं बोलस। और उसे घुमाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारी टंग, जो बड़े ही मज़े के साथ, आपको याद होगा कि आप चाहे गोलगप्पे खाएं, चाहे आप सेब खाएं, चाहे आप संतरे खाएं, बहुत कम लोग अवेयर होते हैं हेल्थ के लिए, सभी लोग जीभ के लिए खा रहे होते हैं। तो जो टंग होती है वो उसको मज़ा आ रहा होता है, तो उसको थोड़ा सा खेलने दो ना यार फूड के साथ, है ना। सेलिवरी ग्लैंड्स उसी के साथ ही साथ मिक्स होती रहेंगी, और वो सेलिवरी ग्लैंड्स जो होंगी वो हेल्प करती हैं कि जो डाइजेशन हो उसका मुंह में भी शुरू हो जाए, और इसके बाद आसानी से जब स्टमक में पहुंचे तो स्टमक को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो टीथ, सेलिवरी ग्लैंड्स और टंग तीनों मिल करके भोजन को पचाने का काम शुरू कर देते हैं, उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, और बोलस जो बन जाता है उसको धीरे धीरे ऑसोफेगस, जो ऑसोफेगस बोलते हैं इस पाइप को, और इस पाइप के जरिए उसे स्टमक में भेज दिया जाता है। टीथ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। टीथ के बारे में सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीथ क्या है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, याद रखेंगे। देखिए ध्यान से, आपके आगे जो आप दांत काटते हो किसी को, तो ये वाला दांत यूज किया जाता है। सेब काटते हो तो आप ये वाला दांत यूज करते हो। कैनाइन का मतलब होता है कुत्ता, डॉग, राइट। कभी कभार इंग्लिश में भी आपने सुना होगा कैनाइन पाल रखा है, मैंने ये रखा। तो कैनाइन का आपने दांत देखा होगा, जब दांत वो करता है कुत्ता तो उसके साइड में 2 दांत दिखते हैं आपको, राइट। उस साइड वाले जो दांत है नुकीले से, उसे कैनाइन्स बोलते हैं। हमारे पास भी देखो ये नुकीले से दांत दिख रहे होंगे आपको, ये वाले दिख रहे,
नुकीले से इनको जब आप गन्ना, आप तो गन्ना खाए हो आप लोग, गाँव के होगे तो गन्ना खाए होगे, तो आप उसी दांत का यूज करते हो चीरने फाड़ने के लिए। प्री मोलर और मोलर, इन दोनों का जो काम है आपको याद है, ये अब देखो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पीछे की तरफ पाए जाते हैं और इनका काम होता है ग्राइंडिंग, ये उसको पीसते हैं, राइट। तो इंसाइजर सीधा काटने का काम करता है, कैनाइन चीरने फाड़ने का काम करता है, प्री मोलर और मोलर ग्राइंडिंग का काम करते हैं, जैसे कि गेहूं की पिसाई वाली मशीन करती है। तो टीथ का अपना फॉर्मूला भी होता है, उसे आगे आगे हम देखेंगे। तो चार तरीके के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसका फॉर्मूला होगा 2 1 2 3। याद रखेंगे, चार सेट होंगे इसके, राइट। 2 1 2 3, इसका क्या मतलब होता है जरा फिर से बताइए। 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। एक सेट का मतलब होता है ऊपर का जबड़ा का एक इधर का पार्ट, एक दूसरा इधर पार्ट, तीसरा इधर का और चौथा इधर का, ठीक है। तो इंसाइजर दो होंगे और एक ही सेट में, कैनाइन एक होगा, प्री मोलर दो होंगे और मोलर तीन होगा। आप ध्यान से टोटल कितने होंगे, 2 1 3 2 5 3 8। एक सेट में 8 होते हैं, चार सेट से इसको गुणा कर दो तो ये हो जाएंगे 32। तो टोटल हमारे पास जो 32 टीथ होते हैं उसमें इंसाइजर जो होंगे वो कितने होंगे टोटल इंसाइजर्स, देखो जरा। 2 1 2 3 के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो इंसाइजर्स होंगे वो दो को 4 से गुणा कर दो तो 8 हो जाएंगे, तो 8 हो गया। जो हमारे कैनाइंस है ये कितने होंगे, ये 4 होंगे। जो हमारे प्री मोलर्स होंगे ये कितने होंगे, 8 होंगे। और जो हमारे मोलर्स हैं ये 3 को 4 से गुणा करो 12 हो जाएंगे। तो 8 4 8 और 12, तो ये चार सेट आपको जो मिलते हैं आपके मुंह में, इंसाइजर, कैनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स, इनका फॉर्मूला 2 1 2 3 होता है। इसे आपको याद रखना है। इनका काम क्या है वो भी आपको बता दूं। इंसाइजर का काम होगा काटने का, बाइट करने का, कैनाइन का काम होगा चीरने फाड़ने का, प्री मोलर का काम और मोलर का काम ग्राइंडिंग का होगा। ये आप ध्यान से फिर से देख लीजिए। इंसाइजर के सारे सेट दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके बाद आपको कैनाइन दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। इसके बाद आपको प्री मोलर दिखाई देगा आपको, फिर आपको मोलर और अल्टीमेटली विजडम टीथ भी आपको दिखाई देगा। विजडम टीथ लास्ट टीथ होता है मोलर का। बहुत सारे लोगों को 27 साल 28 साल में ये होता है और जब भी होता है उनका पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, ये भी आपने देखा होगा। इसके बाद हम चलेंगे अपने दांत की तरफ। दांत के क्या क्या पार्ट होते हैं आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले सबसे ऊपर इनेमल होता है, जो आपका व्हाइट कलर का होता है, इसे बोलते हैं इनेमल। ये सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में मिनरल्स को रखता है, सबसे ज़्यादा कंडेंस, क्योंकि सबसे मजबूत होता है। अगर आपको अखरोट भी तोड़ना है तो आप दांत का यूज करते हैं, या तो दांत टूटेगा या तो अखरोट टूटेगा। तो दांत नहीं टूटता, ज़्यादातर अखरोट ही टूटता है, क्योंकि इनेमल बहुत ही मजबूत होता है। इस एनेमल को मेंटेन रखने के लिए इसके नीचे आपके ध्यान रखेंगे गम होते हैं बगल में साइड से पकड़ने के लिए, डेंटिन्स होते हैं इसके नीचे, एनेमल के नीचे। इसके बाद पल्प चैम्बर होता है, फिर होता है रूट कैनाल। आपने सुना होगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने आरसीटी कराई है। अपने लाइफ से जोड़ के जरूर देखा करें चीज़ों को। आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं इसका दांतों से संबंध है भाई साहब। तो रूट कैनाल आप ध्यान से देखो, ये है, ये सारे जो पोषक तत्व होता है दांत को पहुंचाने के लिए, दांतों में भी कीड़े लगते हैं उनसे भी लड़ने के लिए जो सारे पोषक तत्व प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो दांत है वो मेंटेन रखे, मेंटेनेंस होता रहे उसका। नहीं तो दांत आपको पता है रोज आप काटते हो तो वो घिस तो जाएगा ही, उसको मेंटेन रखना है अगर हमें, तो हमें उसको लगातार पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। सबसे नीचे बोन होता है, ध्यान से देखिए, ये बोन के ऊपर सारे मटेरियल आपके लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद रूट कैनाल होता है, रूट कैनाल के बाद आपका डेंटिन होता है। डेंटिन जो है गम पकड़ा होता है पूरे एनेमल को और गम को, हाँ डेंटिन को। तो एनेमल और डेंटिन को पकड़ के ये गम, आपको याद है इसकी सफाई भी ज़रूरी है, मंजन टाइम पे करना चाहिए इसलिए आप लोगों को। तो इसे पूरी तरीके से आप ध्यान से देखेंगे कि जो दांत होता है, टीथ होता है, वो भी, उसके भी अपने अपने पार्ट होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं क्राउन,
और नीचे का पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं रूट, और इसी का ट्रीटमेंट हम करते हैं आरसीटी में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। तो दांत के कितने टाइप हैं वो आपको पता चल गया, एक दांत में क्या क्या पार्ट होते हैं वो भी आपको पता चल गया कि पल्प चैम्बर कहाँ पे है, डेंटिन कहाँ पे, गम कहाँ पे, एनेमल कहाँ है, रूट कैनाल कहाँ पे है। सपोर्टिंग लिगामेंट भी आप ध्यान से रखिएगा कि जो दांत को सपोर्ट करता है वो लिगामेंट होता है। और एक्सेसरी कैनाल एक और भी होती है जो रूट कैनाल को आगे ले जा करके जोड़ती है। फिर ओपनिंग दिखाया गया है, रूट एंड ओपनिंग, और फिर बोन है अल्टीमेटली, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ध्यान से, इनके काम भी यहाँ पे लिख दिया गया है। बाइटिंग एंड कटिंग इंसाइजर का काम, ग्रेस्पिंग एंड टीयरिंग जो गन्ने को चीर फाड़ मचाते हो आप, है ना। ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, गन्ने की जब चुसाई करते हो आप, ध्यान से देखा है आपने कि जब आप पहले उसको चीरते हो, फाड़ते हो, और फिर आप उसको ग्राइंडिंग करते हो, अंदर लेके जाके मुंह में जब दबाते हो तो जूस निकलता है, फाइन। तो वो काम हमारा करता है प्री मोलर और मोलर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंसाइजर से दांत काटने की कोशिश करते हैं तो उनके दांत भी टूट जाया करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स टू सेट्स ऑफ टीथ, टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं उनके पास। एक होता है टेम्पररी मिल्क टीथ जो कि बचपन में होता है, जिसको डिसीडुअस टीथ भी बोलते हैं। डिसीडुअस का मतलब होता है पतझड़, झड़ने वाले यानी गिर जाएंगे। तो डिसीडुअस टीथ को ही मिल्क टीथ भी बोला जाता है। ये रिप्लेस होते हैं परमानेंट और एडल्ट टीथ पे। जैसे एक पायलट प्रोजेक्ट होता है ना कि पहले जा करके देख लें दांत सही से सेट हो रहे कि नहीं हो रहे, सेटिंग हो जाती है, फिर उसके नाप ले करके फिर असली वाले दांत बनाए जाते हैं। तो दूध के दांत तोड़ के फिर से नए परमानेंट टीथ आ जाते हैं। सभी के दांत टूटे होंगे आप में से, आपने ध्यान दिया होगा बचपन में, और जब आपके दोनों दांत आगे वाले टूट गए होंगे तो किस तरीके से आपको शर्म आती रही होगी, ये भी आपने देखा होगा। मिल के दांत ही होते हैं, टूट नहीं होते, सबके होते हैं। इसके बाद आपके 32 जो ये दांत हैं इनको आप देखो किस तरीके से इंसाइजर्स, कैनाइन और प्री मोलर्स और मोलर्स में डिवाइड किया गया। फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप देख लेंगे। इनेमल के बारे में बता दिया, हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन द ह्यूमन बॉडी एंड कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स की जरूरत होती, दांत बनाने के लिए भी जरूरत होती है, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। और ये काम क्या करता है, मैस्टिकेशन, चेविंग, जब आप उसको चबाते हैं किसी चीज़ को तो मैस्टिकेशन बोलते हैं उसको, उसके लिए ही ज़रूरत होती है हमें मजबूत दांतों की। इसलिए वी को वज्रदंती जरूर करें। टंग एंड टेस्ट, जो हमारी टंग है यही तो टेस्ट लेती है साहब। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारी टंग के, आप देखो, बिटर, साल्ट, सॉर, स्वीट एंड उमामी। उमामी पहले नहीं माना जाता था, लेकिन एक अलग तरीके का स्वाद है जो बहुत ही कम मटेरियल से आता है, टमाटर वगैरह से भी आता है। इसे जापान के एक थे साइंटिस्ट, डॉक्टर साहब, उन्होंने उमामी की खोज की थी, एक टेस्ट है ये। तो बिटर आप देखेंगे किस जगह पे होता है, जब आपने देखा होगा कि जो बिटर होता है, तीखा होता है, वो अंदर जा करके जलन होती है आपके। साल्ट जो होता है वो आगे होता है, स्वीट सबसे आगे होता है, मिठाई सबसे आगे और तीखा सबसे पीछे। कभी देखा है, राइट। तो बिटर आपको देखना है कि जीभ के कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्वाद आता है, ये भी आप देखते चले। टेस्ट में भी डिस्क्राइब बाय एसोसिएशन विद ए पार्टिकुलर फूड इज मीट, मिंट एंड फ्रूट। आपने देखा होगा कि जो टेस्ट होता है वो हर चीज़ से अलग अलग उसका रिलेशन होता है। द इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इज माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिटी होती है वो भी डिसाइड करता है, तीखा, कम तीखा, ज़्यादा तीखा, कम मीठा, ज़्यादा मीठा। तो मीठा और ज़्यादा मीठा, कम मीठा, ये सब भी हमारी टंग बता देती है। और इसीलिए आप चाय पीते समय आपसे कोई कहता है कि चाय ज़रा देखो मीठा ठीक है, तो आप पता लगा लेते हो। तो टेस्ट में भी आपको टंग आपकी बहुत हेल्प करती है। जो हमारे यंगर पर्सन्स हैं इनके पास टेस्ट बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। जब आप अपने टंग को आप देखेंगे तो यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स पाई जाती, उठे हुए पार्ट पाए जाते हैं। कभी अपने रूममेट का जीभ खोल के आप देख सकते हो, फिर टेस्ट बर्ड्स पाए जाएंगे वाइट कलर के। यही बर्ड्स होते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्ट के लिए। जो यंगर पर्सन्स होते हैं उसमें टेस्ट बर्ड ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा स्वाद आता है। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे आपके टेस्ट बर्ड्स कमज़ोर होते जाते हैं, क्योंकि नीचे का जो सेल होता है वो टेस्ट बड को मेंटेन नहीं कर पाता है, मेंटेनेंस नहीं हो पाता सेल्स का, और धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगती हैं। और इसलिए जाहिर सी बात है कि टेस्ट भी हमारा कमज़ोर होता जाएगा। तो अभी मौज ले लीजिए, अभी जवान हैं आप, खाते रहिए।
फंक्शंस ऑफ सलीवा, माउथ में एक और पार्ट होता है उसको कहते हैं सलीवा। सलीवा क्या क्या काम करता है? ये फूड को डिटेरोरेट होने से बचाता है। जब आपके माउथ में वो फूड होता है तो वो डिटेरोरेट नहीं हो पाता, क्योंकि सलीवा उसमें हेल्प करता है। मॉइस्चराइज करता है फूड को, मॉइस्चराइज करता है ताकि आसानी से पच सके। उसमें सलीवा मिक्स होता है और माउथ में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू कर देता है। साल्ट अपेटाइट को एडजस्ट करता है। आप विश्वास करो, सलीवा में साल्ट भी होता है। याद रखेंगे, हमारी बॉडी को साल्ट की ज़रूरत होती है। कभी कभार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मिट्टी खाते हैं। बहुत सारे लोग वो लड़कियों को स्पेशली आपने देखा होगा कि पक्के बर्तन जो होते हैं ना वो छुपा छुपा के रखती हैं, खाती रहती हैं, राइट। तो ऐसे लोगों को आप ध्यान से देखना, वो क्या है, साल्ट अपेटाइट है। उनकी बॉडी डिमांड करती है, साल्ट पूरा नहीं हो रहा है तो वो अपेटाइट क्रिएट करती है, वो कुछ भी खा लेते हैं फिर, राइट। तो इट एडजस्ट साल्ट अपेटाइट। जो हमारे जो सलीवा है, अगर आप खूब बढ़िया कूच के खाएंगे तो साल्ट के अपेटाइट भी कम होता है। द फ्लो ऑफ सलीवा हेल्प्स वॉश अवे पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी उनको भी वॉश करता है। कभी कभार याद रखेंगे, जो माउथ होता है, अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ गया तो लार उसको क्या करती है, उस पर प्रोटीन पाया जाता है, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको धीरे धीरे पचा करके बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी सलीवा हमारा रोकता है और वॉश करता है उनको। तो ये our mouth has the salivary glands which secrete saliva. The saliva breaks down the starch into sugars. जो सलीवा है वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है। आपको याद है वो कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर। द सलीवा secretes into the oral cavity. ओरल कैविटी जो हमारे माउथ की कैविटी है, यहाँ पे इसको ओरल कैविटी बोलते हैं। इट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स Na+, K+, Cl, HCO एंड एंजाइम सलीवरी एमाइलेज एंड लाइसोसोम्स। दो तरीके के एंजाइम हमारे माउथ में पाए जाते हैं, एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इन द ओरल कैविटी। जो हमारा प्रोसेस है डाइजेशन का वो शुरू हो जाता है ओरल कैविटी में। और कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम जो एमाइलेज है वो यहाँ पे रिलीज होता है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच 6 पॉइंट इनटू द डाइसैकेराइड्स माल्टोस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम भी हमारा माउथ करता है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स करते हैं, और हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, राइट। स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर, यहाँ पे उसका जो H2O है उसके साथ उसको मिक्स किया जाता है, हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है ताकि वो आसानी से पच सके। इसके बाद फिर एसोफेगस होता है। आप ध्यान से देखेंगे माउथ से जब ये बोलस, इसको बोलस देखो पीले कलर का है, ये फूड इसको दिखाया गया है। च्यू करके इसे जब अंदर लेके जाते हैं तो दो पार्ट यहाँ पे, तो एक विंड पाइप होती है जो चली जाती है, जो हमारे ऑक्सीजन जा रहा होता है, दूसरी तरफ हमारा एसोफेगस होता है। याद रखेंगे, जब आप सांस लेते हैं तो ये फूड हमारे कभी कभार सांस में भी चला जाता है। उसका रीज़न ये है कि जब हमारा फूड यूँ जा रहा होता है तो हमारा जो विंड पाइप है वो लगभग इस तरीके से जुड़ी होती है, राइट। यहाँ से ऑक्सीजन यूँ जाती है, लेकिन फूड यूँ जा रहा होता है आसानी से, लेकिन आप सांस ले लेते हैं तो फूड यूँ घुस जाता है, फिर जाकर के लंग्स में हमारे फंस सकता है और प्रॉब्लम करता है अल्टीमेटली। तो ये जो ओसोफेगस है वो ये है, इसको कहते हैं ओसोफेगस। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे ओसोफेगस में। आप जब भोजन यहाँ पे लेते हैं, बोलस इस तरीके से जा रहा होता है तो मसल क्या करती हैं, इनको कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं और धीरे धीरे भोजन हमारा पेट के अंदर जा रहा होता है। तो ये जो बोलस है, जो फूड है, इसको ले चल के धीरे धीरे जो च्यूइंग करके जो बन जाता है उसे हमारे स्टमक में ये पहुंचाता है, एसोफेगस। इसके बाद है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बोलस जो हमारे उसमें तैयार हो गया, देखो ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये जा रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ ये स्टमक में पहुंच गया। द बोलस पासिंग डाउन द एसोफेगस बाय पेरिस्टालिसिस। एसोफेगस से धीरे धीरे पेरिस्टालसिस, एक मीडियम है, पेरिस्टालसिस के माध्यम से ये पहुंच जाता है हमारे स्टमक में। जो ये कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इट इज अ वेव ऑफ मैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस दैट पुश द बोलस डाउन टुवर्ड्स द स्टमक। ठीक है, तो ये धीरे धीरे स्टमक में हमारा बोलस पहुंच जाता है। स्टमक के
पहुंचने से पहले एक वॉल्व आप कह सकते हैं, जो जैसे बोरा होता है ना, बोरी के ऊपर आप रस्सी बांध देते हैं ताकि वो बाहर ना आए, इसी को कह दिया जाता है स्फिंक्टर। एसोफेगियल स्फिंक्टर बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये बंधा होता है ताकि जो लिक्विड है स्टमक का ये ऊपर ना आए। कभी कभार आप लोग, पता है कि जब आपको न्योता मिलता है तब आप जा करके वहाँ पे 36 पूड़ी खाते हैं, और 36 पूड़ी खाने के बाद आपको पता है स्टमक बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब ढकाल लेते हैं तो बाहर चला आता है मटेरियल। ये स्फिंक्टर है जो रोकता है, अदरवाइज तो सारा चीज मुंह में ही चला जाए। जब आप उल्टे सर के बल लटक जाते हैं तो भी मुंह में खाना नहीं आ जाता, क्योंकि ये स्फिंक्टर ही है जो उसको रोक लेता है। ठीक है, तो एसोफेगल स्फिंक्टर एक तरफ होता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर दूसरी तरफ होता है। स्टमक के ध्यान से देखेंगे ताकि ये रोक सके और ऊपर जो है वो खाना ना आ पाए। तो ये देखेंगे हम, स्टमक के पार्ट को देख लेंगे। आप रख गई स्टमक, राइट। देखो ये सारे पार्ट हैं स्टमक के। स्टमक में क्या होता है वो हम जानने से पहले देख लेते हैं सारे पार्ट क्या हैं बॉडी के। जहाँ जहाँ पे डाइजेशन होता है पूरा देख लेंगे। एलिमेंट्री कैनाल है वो ओसोफेगस। देखो ये ओसोफेगस है, ओसोफेगस से फूड आता है कहाँ पे, आता है स्टमक में। स्टमक में एक प्रोसेस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, उसे HCl निकलता है, बैक्टीरिया को मारता है। थोड़े बहुत प्रोसेसिंग करने के बाद ये फिर से डिओडेनम, ये डिओडेनम है, ध्यान रखेंगे ये नाम फिर से आएगा। ये सी के आकार में, कोई कोई यू के आकार में भी कह देते हैं। डिओडेनम से फिर ये पहुंचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं जेजुनम, राइट। जेजुनम, देखिए ये जेजुनम है। ये 5 मीटर की लगभग कॉइल होती है, राइट। और ये जो जेजुनम है ये फिर जाकर के इलियम में मिल जाती है, और ये इलियम अल्टीमेटली पहुंचता है आपकी बड़ी आंत में, जिसको कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये मिलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन अल्टीमेटली जो फूड होता है, जो वेस्टेज मटेरियल होता है, उसे अल्टीमेटली बाहर कर देती है। तो ये सारे पार्ट को आप देख लेंगे। ये लीवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीवर बाइल छोड़ता है, बाइल बनाता है लीवर, और इस बाइल को गाल ब्लैडर में इकट्ठा किया जाता है, और गाल ब्लैडर अल्टीमेटली फिर इसको डिओडेनम में छोड़ती है। पैनक्रियाटिक जूस भी होता है। सबका अलग अलग काम है। बाइल क्या काम करता है, बाइल फैट को पचाने में हेल्प करता है, जबकि जो पैनक्रियाज है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में बहुत हेल्प करती है। तो बाइल फैट को पचाना बहुत ही मुश्किल का काम है, जो हमारे पैनक्रियाज के बस की नहीं होती। तो आपको पता है पैनक्रियाज कह देता है कि भाई ऐसा है, मेरे बस की नहीं है इस फैट को। तो लीवर कहता है, लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लीवर ना होता, लीवर के बारे में आपको फिर से यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ। लीवर के बारे में आप एक बात जान लीजिए, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर छोटा सा काट के सारा सड़ जाए ना, तो भी वो फिर से अपने आप को रिजुवनेट कर सकता है, फिर से अपने आप को बना सकता है। लीवर बहुत ही बामुश्किल ही खराब होता है लोगों का, उसे बनाया जा सकता है, उसकी रिपेयरिंग बहुत आसान होती है, लेकिन दारू पीने वाले इतना पीते हैं कि लीवर खराब हो जाता है। लीवर अपने आप को रिजुवनेट करने की ताकत रखता है। लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है। लीवर सबसे टफ काम करता है। अगर आप जहर खा लीजिए और आप कोई टॉक्सिक मटेरियल खा लीजिए, तो लीवर ही है जो आपको बचाता है, उसे रोकता है। सबसे कठिन काम लीवर को दिया गया है, जो फैट पचाने का काम है वो लीवर ही करता है। लीवर ही है जो ग्लाइकोजन को इकट्ठा रखता है, ताकि आप, अगर आपका फूड को एनर्जी कम होने लगे तो वो ग्लाइकोजन को आपको भेज दे और आपकी बॉडी एनर्जी ले ले। तो लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैनक्रियाज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैनक्रियाज के 2 काम होते हैं। पैनक्रियाज का जो पहला काम होता है वो तो होता है डाइजेस्टिव जूस निकालना, पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन इसका काम है हार्मोन भी छोड़ता है ये। तो डाइजेस्टिव जूस तो निकालता है स्टमक में हार्मोन के ब्लड में। जो आपको बता दूं मैं कि जो आप इंसुलिन की बात कर रहे हो साहब, वो पैनक्रियाज ही निकालता है। और जो ग्लूकागोन है वो भी पैनक्रियाज ही निकालता है, और आपके जाकर के वो ब्लड स्ट्रीम में करता है। इंसुलिन ना हो तो जो सेल होती हैं, सेल को मिले ही ना एनर्जी। अगर इंसुलिन की कमी होती है तो आपको पता है कि क्या होता है, शुगर की प्रॉब्लम और
जो सारी प्रॉब्लम्स है वो इंसुलिन की कमी से ही होता है। तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि सारे पार्ट को दिमाग में रखिए। एक बार फिर से देखते सारे पार्ट कौन कौन से हैं। एसोफेगस नाम रखेंगे, याद रखेंगे। एसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियास, जेजुनम, गाल ब्लैडर जहां पे बाइल इकट्ठा होता है लीवर का। लीवर देखो अपने नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो राइट हैंड के साइड में लीवर होगा आपका, ठीक है। गाल ब्लैडर में लीवर बाइल जूस इकट्ठा होता है। और गाल ब्लैडर और पैनक्रियास दोनों एक साथ एक ही जगह पे कॉमन डक्ट से निकलते हैं। यानी इधर से गाल ब्लैडर अपने जूस, इधर से पैनक्रियास अपने जूस, और ये दोनों मिक्स करते हैं सीधा, इनको साथ मिल करके काम करते हैं साहब यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पैनक्रियास है और जो गाल ब्लैडर है, तीनों चूंकि आपको याद है एक फैट को पचाने का हेल्प कर रहा है, दूसरा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हेल्प कर रहा है, तो तीनों मिल करके पूरे फूड को पचाने में हेल्प कर रहे हैं। ये जो बड़ी आंत है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, आप देखो ये अपेंडिक्स इसी के पास पाया जाता है। सिकम जो है सबसे पहला पार्ट है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, देखो ध्यान से, सिकम। ये इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, राइट, असेंडिंग ऊपर की ओर उठा, असेंडिंग। इसको ट्रांसफर बोलते हैं, लेटा हुआ बोलते हैं। और फिर डिसेंडिंग कॉलन आता है, देखो ध्यान से, डिसेंडिंग कॉलन है, अल्टीमेटली रेक्टम होता है और एनस, यहां से आपका फूड बाहर चला जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे किस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट प्ले करते हैं रोल। ये पिक्चर इसलिए बनना जरूरी है, कभी मैं आगे जब डिस्कस करूंगा तो आपको पिक्चर अगर नहीं बना ठीक से तो आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। चलिए स्टमक से शुरू करते हैं। आपके द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारा स्टमक होता है म्यूकस सेक्रेट करता है। ये म्यूकस का काम क्या है? ये म्यूकस चाहे कितना भी आप मिर्च खा लें, टफ खा लें, मसाला खा लें, ये म्यूकस ही होता है तो उनको बचाता है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है तो एसिड सिर्फ खाने के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उनको मारता है। हमारी आंत को नहीं, हमारी आंत भी मीट से बनी हुई है ना, वो भी एक मीट ही है, लेकिन उसको नहीं पचाता हमारी आंत उसको नहीं गलाती है। क्यों? क्योंकि ये म्यूकस उसको बचा लेता है। कुछ लोगों में ये म्यूकस की प्रॉब्लम जब आती है, याद रखेंगे, तब उनके पेट में जलन शुरू हो जाती है, क्योंकि तब हमारी जो HCl है और हमारे जो स्टमक में हमारे ही खुद के स्टमक का पचना शुरू हो जाता है, हमारे अपने आप ही उसमें घाव हो जाती है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि स्टमक में घाव हो गया इनके, वो घाव इसलिए होता है क्योंकि म्यूकस कहीं ना कहीं प्रिवेंट नहीं कर पाता, इसलिए मसाले वगैरह को आपको रोकते हैं जब तक कि म्यूकस जो आंत है वो मेंटेन ना हो जाए और म्यूकस फिर से उसको प्रोटेक्ट ना करने लगे। तो म्यूकस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एसिडिक मीडियम में कोई भी फॉरेन जो बैक्टीरिया हैं वो रह नहीं सकते, उनको मार दिया जाएगा। और इसके बाद फिर डाइजेस्टिव जूस भी यहाँ पे निकलता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर्स अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। जो हमारा मीडियम है उसे एसिडिक बना दिया जाता है। और द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, राइट, वो एंजाइम जिसको आप कहते हो, वो क्या करते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं प्रोटीन को। ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोएसोफेगल, ए मस्कुलर स्फिंक्टर जो कह रहे हैं कि बोरे को बांध दिया जाता है, ए रिंग ऑफ मसल सराउंडिंग एंड सर्विंग टू गार्ड और क्लोज एन ओपनिंग। जो ओपनिंग होती है उसको बांध के रखना ताकि उसी में प्रोसेस हो। अगर ये स्टमक है, सोच के देखो जरा, ये स्टमक है तो यहाँ भी ओपनिंग है, यहाँ भी ओपनिंग है, इन दोनों को बांध के रखना पड़ेगा ताकि ये जो आपका बोरा है पेट, ये ठीक से इसमें सारी एक्टिविटी हो सके। जब एक्टिविटी हो जाए तो ही इसे आगे भेजा जाए। इसी को रोकने का काम करता है स्फिंक्टर, आपको हमने पहले भी डिस्कस किया है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। इसके बाद आपको बता दूं मैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। सी शेप डिओडेनम, ए लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम और हाईली कॉइल्ड इलियम। 3 पार्ट हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। नंबर 1 डुओडेनम, जो सी के आकार में मैंने आपको दिखाया था, ए लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड ए हाईली कॉइल्ड इलियम। आप ध्यान से देखो, नहीं तो फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे फिर से देख लो, दिख रहा है? ये देखो आप,
डुओडेनम देख लिया आपने, फिर ये आप देखो जेजुनम, देखो साहब, देखा आपने, और इसके बाद आपका आता है इलियम जो नीचे वाला पार्ट है, देखो ध्यान से, फाइन, ओके। चलें आगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, सी शेप डुओडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डुओडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो मैंने कहा ना बोरे को बांध के रखता है। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो इलियम है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जिसको इलियम बोला जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, 5 मीटर लंबी होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, और इसकी जो वॉल होती हैं ये जूस को सिक्रेट करती हैं। इसकी जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, बहुत तरीके के जूस को सिक्रेट करती हैं। और ये सिक्रेशन कहाँ से आता है? लीवर से आता है और पैनक्रियाज से आता है। मैंने आपको बताया था लीवर और पैनक्रियाज दोनों मिल करके जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारे जूस को उड़ेल देते हैं ताकि पचना शुरू हो जाए। द डाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जिसका वॉल पे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। तो कुल मिला के जो हमारी छोटी आंत है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे जो मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। वहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, अमीनो एसिड वगैरह, वो उनका ग्लूकोज का, उनका सबका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ब्लड उसको स्ट्रीम लेके जाती है और उसे पहुँचाती है डिफरेंट सेल्स के पास में। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। याद रखेंगे, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है विल्ली, इनको विल्ली बोलते हैं। विल्ली का काम क्या है? किस तरीके की होती है? इस तरीके की होती हैं, इस तरीके की होती हैं। क्यों? ताकि इनका एरिया ज़्यादा हो और एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। इसके साथ साथ लार्ज लिम्फ भी पाए जाते हैं। लिम्फ का जब भी नाम आ जाए आप समझ लेना वाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं वो भी पाई जाती हैं ताकि प्रोटेक्ट करें, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाएं। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वाइट ब्लड सेल्स उन बैक्टीरियाज पे अटैक कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ब्लड में हो सकता है ऐसे बैक्टीरिया शामिल हो जाएं जो नुकसान पहुंचाएं, तो वाइट ब्लड सेल्स उनकी चौकीदारी करती है, उनको बचाने की कोशिश करती है कि कोई बैक्टीरिया ना आने पाए। The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances. अब जो ये ट्रांसपोर्टेड जो सब्सटेंसेस होते हैं एब्जॉर्ब, इनको क्या किया जाता है? डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी के पहुंचाया जाता है जहां पे वो यूज होते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज पहुंच गया सेल में, वो ऑक्सीजन के माध्यम से उसे तोड़ा जाएगा। इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज की जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो भी फूड अनडाइजेस्टेड रह गए, एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया गया। तो कुल मिला के ये समझ लें कि आपका ये स्टमक था साहब, स्टमक से फिर आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको कहते हैं आप डुओडेनम, डुओडेनम में ही एक तरफ आपको पता है पाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस आता है, और इनको यहाँ पे उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, और फिर यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन, और फिर ये छोटी आंत घूमते घूमते कॉइल फॉर्म में आती है और बड़ी आंत से जुड़ जाती है। दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होंगे जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट नहीं हुए, और वो उनको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। थोड़े बहुत इन पे डाइजेशन होता है और बाकी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और अल्टीमेटली ये बाहर कर दिए जाते हैं बॉडी से। तो हमें पता चल गया होगा किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन काम करती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो जूस भेजती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जान लें हम। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने बताया कि वो माउथ से शुरू होती है, वो एसोफेगस के पास से, और सीधा पहुंचती है जो
जहाँ तक हमारा बॉडी से पूरा फूड निकल नहीं जाता है बाहर, फीकस जिसको बोलते हैं, वो बाहर से वेस्टेज मटेरियल निकलता, वहाँ तक की जो भी कैनाल पाई जाती है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स निकलते हैं, एक तो माउथ में निकलता है, दूसरा लीवर है और तीसरा है पैनक्रियास। सब सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इन द राइट साइड। जो हमारा एब्डोमेन होता है, पेट होता है, राइट, उसके राइट पार्ट में ये लटका हुआ होता है। आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला पोर्शन आप ध्यान से देखिए, ये वाला गाल ब्लैडर है, इस पे लीवर जो होता है, लीवर से मटेरियल गाल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होता है। ओके, तो लीवर नहीं है, गाल ब्लैडर है। लीवर हमारा ऊपर का पोर्शन है, लीवर से मटेरियल निकलता है और गाल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होता है। It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. तो ये जो बाइल जूस निकालता है, लीवर बनाता है, वो जाकर के कहाँ इकट्ठा होता है? हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो फैट के डाइजेशन में बाइल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लीवर होता है, इसके दो लोब होते हैं, एक को कहा जाता है हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स are the structure and function unit of liver containing hepatic cells. हेपेटिक वर्ड कहीं भी जुड़ा हो, हेपेटाइटिस, हेपेटिक, इनका सबका संबंध जो होगा वो किससे होगा? लीवर से होगा। हमेशा इस बात को दिमाग में रखेंगे। The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder. तो जो भी हेपेटिक सेल बाइल छोड़ते हैं, ये जो हेपेटिक सेल्स होती हैं बाइल बनाती हैं, उसको छोड़ती हैं, जा करके गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और द बाइल डक्ट, जो आपका नाम सुना होगा आपने, बाइल डक्ट, ये जा करके बाइल डक्ट के जरिए पहुंचती हैं आपके कहां पे? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। तो हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर, देखो ये कॉमन हेपेटिक लीवर डक्ट भी आ रहा है, लीवर से एक आ रहा है, ये गाल ब्लैडर, दोनों जाकर के कॉमन एक डक्ट बनाती हैं, जो कि जाकर के सीधा सीधा स्टमक में मिलता है, सॉरी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मिलता है। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर, याद रखेंगे इस पॉइंट को, द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डुओडेनम एज द कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो याद रखेंगे, जो पैनक्रियाज है, जो पैनक्रियाज है और जो हमारे बाइल हैं, ये दोनों का एक कॉमन, मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो दोनों कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं, ये जाकर के सीधा सीधा हमारे डिओडेनम में गिरते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरते हैं। इनके जो माउथ होता है उसको पकड़ने के लिए होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी तभी खुलता है जब फूड आता है, अदरवाइज ये उसको बांधे रहता है, नहीं तो हमेशा आपके पैनक्रेटिक जूस निकलता ही रहेगा स्टमक में। इसकी ज़रूरत तभी पड़नी चाहिए जब आपके फूड आ गया हो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको ठीक से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आप भी ध्यान से। पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे ये क्रीम कलर की ग्लैंड होती है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में बहुत हेल्प करती है, इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ती है। पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस sucket intracus complete the digestion of all components of the food, right? The pancreas is a compound, याद रखेंगे pancreas क्या है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मैंने दोनों बताया था आपको। एक तरफ तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस डालता है, दूसरी तरफ ये क्या करता है? हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जो कि ब्लड में मिलते हैं। तो हार्मोन्स हमेशा ध्यान रखेंगे, हार्मोन्स ज्यादातर ब्लड स्ट्रीम में सीधे मिलते हैं और इनका फंक्शन कहीं और होता है। जो इंसुलिन होता है वो फंक्शन वहाँ नहीं करता है जहाँ पे उसे रिलीज किया जाता है। रिलीज किया पैनक्रियाज है, लेकिन फंक्शन कर रहा है जा करके वो सेल्स में। जबकि जो जूस इसने छोड़ा है, वो जूस जा करके जिस जगह पे छोड़ा जाता है उसी जगह पे वो जाके डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और काम करता है। तो पैनक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दो रोल, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये एक तरफ इंसुलिन रिलीज करता है, ग्लूकागोन रिलीज करता है, और दूसरी तरफ ये पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव प्रोसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।
तो स्टमक में अब देखेंगे क्या डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है। स्टमक में 4 से 5 घंटे फूड रहता है, राइट। इसको हमारा पेट खूब घुमाता है, घुमा घुमा के काइम बना जाता है। काइम इसको कहते हैं जो फूड होता है, और काइम को फिर भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ ये जो काइम जो हमारा स्टमक होता है, इसमें क्या किस चीज़ का पाचन होता है, किस चीज़ का डाइजेशन होता है। इसमें जो प्रो एंजाइम जिसको कहते हैं पेप्सिनोजेन, जब इसका एक्सपोजर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। जो प्रोटीन होता है, पेप्सिन क्या करता है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है और छोटे मटेरियल में इसे तोड़ देता है और छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। बच्चों के अंदर जो डाइजेशन होता है मिल्क का, छोटे बच्चों को उनको ज़रूरत होती है, उसके लिए रेनिन नाम का एक एंजाइम निकाला जाता है। वो एंजाइम सिर्फ इन्फेंट्स में निकलता है। जब वो बड़े हो जाते हैं, ढपोंगर हो जाते हैं, तो रेनिन निकलना बंद हो जाता है। ये मिल्क को पचाता है, मिल्क के डाइजेशन को करता है। डाइजेशन एंजाइम एक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चलते हैं, हमें स्टमक का तो पता चल गया कि 4 से 5 घंटा फूड रहता है, काइम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन निकलता है और पेप्सिन इसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ रेनिन भी निकलता है छोटे बच्चों में। डाइजेशन जो होता है एंजाइम का स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोपेप्टिडेजेस। ये 3 तरह के नाम याद रखना इतना जरूरी नहीं है, ये याद रख सकते हैं एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस, इतने निकलते हैं। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेस। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जनरल साइंस में पढ़ रहे हैं। ट्रिप्सिन याद रखना है, which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice। तो ट्रिप्सिन याद रख सकते हैं, पेप्सिन याद रख सकते हैं, छोटे छोटे एंजाइम्स का नाम याद रखेंगे, बहुत टफ वालों को नहीं रखेंगे। एंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस पे। बाइल के बारे में अगर हम ध्यान से देखेंगे, इट इज प्रोड्यूस इन द लीवर बट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये ब्रेक डाउन किसको करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। द पेनक्रियाज सेक्रेट्स ए जूस टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द काइम। और जो पेनक्रियाज होता है, इसका काम क्या होता है, जो आपको पता है कि जो हमारा स्टमक होता है वो एसिडिक मीडियम बना देता है फूड को। जो हमारा स्टमक होता है वो फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है, लेकिन जो पेनक्रियास होता है वो पूरे मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। बाइल कंटेन्स बाइल एसिड्स व्हिच आर क्रिटिकल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। तो बाइल एसिड्स होती हैं इसमें, जो अल्टीमेटली रोल प्ले करती हैं किस चीज़ में, फैट के डाइजेशन में। बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम्स, इसलिए इसका मैकेनिकल डाइजेशन होता है। ऑल बाइल डज इज एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन होता है ब्रेक लार्ज फैट ग्लोबुल्स इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स। याद रखेंगे, एमल्सिफिकेशन होता है जो हमारा फैट होता है, इसके मॉलिक्यूल्स को छोटा किया जाता है। इसको पचाया नहीं जा सकता। फैट को कौन पचाता है, लीवर पचाता है। फिर फैट देखो, एक तो लीवर बाइल निकाल के उसको छोटा करता है, फिर उसको ले जाता है अपने पास, और फैट को फिर लीवर पचाता है। The breakdown of the biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of the small d। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, duodenum में चल रहा है प्रोसेस। The simple substances thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine। जब duodenum में प्रोसेस हो जाता है, सारे मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, तो jejunum का काम क्या है, उनको एब्जॉर्ब करना। इलियम का काम क्या है, उनको एब्जॉर्ब करना। और अनडाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब को कहाँ भेज देना, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। इट इज यूज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट ओवर एंड टू प्रोड्यूस विटामिन के एंड सम बी विटामिन यूजिंग द हेल्पफुल बैक्टीरिया दैट लिव हियर। हमें याद रखेंगे, इसमें बैक्टीरिया, जो बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये विटामिन के को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ विटामिन बी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपेंडिक्स जो होता है वो याद रखेंगे, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरुआत जहाँ पे होती है वहाँ पे अपेंडिक्स जुड़ा होता है। इसको सीकम, इस पार्ट को बोलते हैं सीकम।
ठीक है। फिर असेंडिंग कॉलन होता है, इससे कॉलन सिक्म के बाद कॉलन आ जाता है, कॉलन असेंडिंग होता है, फिर ट्रांसवर्स होता है, फिर डिसेंडिंग होता है और अल्टीमेटली वो जाकर के रेक्टम में मिलता है और रेक्टम से फिर चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो ये देखेंगे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑल लेफ्ट ओवर वेस्ट इज कम्पैक्टेड एंड स्टोर्ड एट द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। रेक्टम में वो सारी चीज़ें इकट्ठा होता है जो आप सुबह बाथरूम जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। व्हेन फुल द एनल स्फिंक्टर, जो एनल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर यहाँ भी लगा हुआ है भाई साहब, नहीं तो पता चलेगी सुबह उठने के बाद काम हो जाए आपका। तो ये जो स्फिंक्टर है यही क्या कहता है, ये इसको बचाए रहता है ताकि अपने आप ऑटोमेटिक ना हो, जब आप जाना चाहो तब जाओ। बहुत सारे लोगों को जिनको पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जब उनका ऑपरेशन हो जाता है तो ये हमारा जो स्फिंक्टर होता है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे लोग रोक भी नहीं पाते। तो एनल स्फिंक्टर लूजन्स एंड द वेस्ट पासेस आउट ऑफ द बॉडी। तो अपेंडिक्स देख लेंगे कहाँ पे, ये सीकम के पास है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाइडर होता है लेकिन शॉर्टर होता है, वाइडर होता है लेकिन शॉर्टर होता है। इसकी लंबाई टोटल अगर हम देखें तो 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वहां से पानी को खींच लेना, सब कुछ निकाल लेता है भाई साहब फूड में से ये। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. इजेशन का काम, इजेशन क्या है? इजेशन होता है जो हमारा फीकल मटेरियल होता है जिसको फीसेस होते हैं। ओपन डेफिकेशन का तो नाम सुनो, डेफिकेशन आप जो हम करते हैं वो फीसेस को बाहर ही निकालते हैं। तो इंजेशन पहला प्रोसेस, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन और उसके बाद एसिमिलेशन और फिर इजेशन। ये 5 प्रोसेस हैं जो किए जाते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये इसका क्रम पूछा जा सकता है, इसे याद रखेंगे। सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या किन किन चीज़ों से बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सीकम सबसे पहला होता है, फिर कॉलन होता है जिसको हम कहते हैं असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सीकम होता है ये छोटा सा स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, ये झोला टाइप होता है, बैग होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसी में जाकर के फूड का और भी टुकड़े छोटे किए जाते हैं और बहुत विटामिन के वगैरह यहाँ बनाया जाता है। और उस जो फूड होता है उसको धीरे धीरे खराब उसको और टुकड़े छोटे कर दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी से वो आसानी से बाहर निकल चला जाए। नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स which is a vestigial organ, small remnant of something that was once more noticeable। तो ये वेस्टिजल ऑर्गन, वेस्टिजल का मतलब होता है कि ये अवशिष्ट है। अवशिष्ट का मतलब इसका यूज नहीं है, एनिमल्स में पाया जाता है। पहले हम लोग ये एक्टिव था ये, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्या कर सकता है? ये सेलुलोज को पचाने की क्षमता रखता था। सेलुलोज हमारी बॉडी से, रफेज जिसको आप बोलते हो, सीधा बॉडी से बाहर चला जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती पचाने की, हमें मिल जाता है उतना मात्रा में। लेकिन ये पहले काम करता था कि सेलुलोज को भी पचा सकता था। हमारा जो ये अपेंडिक्स है, कभी कभार अपेंडिक्स में फूड घुस जाता है दबाव की वजह से, जिसकी वजह से अपेंडिक्स के कैंसर भी हो जाते हैं, सड़ जाता है। द सीकम ओपन्स इनटू द कॉलन। जो सीकम है वो कॉलन में खुलता है। कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। याद आ रहा है? पिक्चर बन रही है। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम। डिसेंडिंग पार्ट रेक्टम में खुलता है और ये एनस में खुलता है और लास्टली आपका जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, क्या क्या फंक्शन है जरा देख लेते हैं साहब। एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, secretion of mucus which helps in adhering the waste undigested particles together and lubricating it for an easy passage। तो कुल मिला के वेस्ट को पास कराने का ही ये जरिया है, राइट, आसानी से। The undigested unabsorbed substances called feces enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve which prevents the backflow of the fecal material।
इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डेफिकेशन। जब तक ये बाहर नहीं निकल जाता है तब तक इसे वहां पर रोक के रखा जाता है और फिर अल्टीमेटली बाहर निकाल दिया जाता है। पिक्चराइज बनने की कोशिश करें, राइट, और इसको समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से होता है। प्रोसेस याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल होगा वो। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो कुल मिला के एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं माउथ में क्या काम होता है। Certain drugs coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them। तो कुल मिला के माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाता है, छोटी मोटी मेडिसिन का शुरू हो जाता है, फिर स्टमक में आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल सुगर्स एंड एल्कोहल। स्टमक जो होता है एल्कोहल वगैरह को वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। डिओडेनम में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। छोटे टुकड़े होने के बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल सबको यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। जहाँ पे ग्लूकोज वगैरह को सीधा पहुँचा दिया जाता है सेल्स में, फैटी एसिड्स को ले जाया जाता है लीवर में, वहाँ पे तोड़ा जाता है और फिर इसे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। हम चलते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट की तरफ। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट सही है। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, सही है क्या? बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, सही है क्या? नो, गलत, क्योंकि ये पैनक्रियाज का काम है। पैनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, यस। अपेंडिक्स इज सिचुएटेड नियर डिओडेनम, गलत, क्योंकि ये सीकम के पास होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। द फॉर्मूला फॉर ह्यूमन टीथ इज 2132, गलत, 2123 है साहब, याद है। इनेमल इज फाउंड इन लीवर, गलत, टीथ के पास पाया जाता है। हेपेटाइटिस इज अ डिजीज ऑफ पेनक्रियास, मैंने कहा हेपेटिस वर्ड अगर कहीं भी जुड़ा हो तो उसका संबंध लीवर से होगा। तो हेपेटाइटिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लीवर। लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ मेजर एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, बिल्कुल सही बात है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बहुत छोटे मोटे काम करता है। ओल्ड पीपल फील मोर टेस्ट देन यंगर, गलत, यंगर में टेस्ट बड ज़्यादा होते हैं इसलिए वो ज़्यादा फील करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जल्दी हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।